हाय स्टूडेंट, आई नीरू पांचाल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कोरियोलिस फोर्स के ऊपर है। आज हम पूरा फोकस इसी फोर्स के ऊपर देंगे कि ये कोरियोलिस फोर्स कैसे बनता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है अर्थ के ऊपर। वैसे तो बेटा ये एक फिजिक्स का भी टॉपिक है, साथ में ये ज्योग्राफी का भी टॉपिक है, यूपीएससी एग्जाम में भी पूछा जाता है और साइड बाय साइड ये क्लास 9 की बुक में भी गिवन है। कोरियोलिस फोर्स का मतलब है कि जब अर्थ रोटेट करती है तो रोटेशन के थ्रू जो फोर्स प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। अगर साइंटिस्ट मानते हैं कि ये कोई फिजिकल फोर्स नहीं है, ये तो अर्थ के थ्रू ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो विंड की डायरेक्शन को भी इफेक्ट करता है, साथ में वाटर की मूवमेंट को भी इफेक्ट करता है। अगर प्लेन भी स्ट्रेट जा रहा है तो उसकी मूवमेंट को भी वो इफेक्ट करेगा। बट अब अगर आप वाटर फ्लश करोगे टॉयलेट में जाके तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, वहाँ कोरियोलिस फोर्स यूज ही नहीं होता। उसके बाद साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो हमारा कोरियोलिस फोर्स है उसका सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किधर होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, क्योंकि वहाँ का जो लेटीट्यूड एंगुलर एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। तो इसलिए उनका ये मानना है कि जो कोरियोलिस फोर्स है वो सबसे ज्यादा आपके पोल जोन पे ही होता है, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर मैं इसे हेमिस्फीयर वाइज लूं तो मैं इसका आंसर ये कहूंगी कि नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स प्रोड्यूस होता है अर्थ की रोटेशन के थ्रू। अब एक साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि इक्वेटर पे जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो हमेशा जीरो ही रहता है, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी कि कोरियोलिस फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता किसके ऊपर, इक्वेटर के ऊपर, क्योंकि इक्वेटर की 0 भी डिग्री है यहाँ पर और वहां पर जो कोरियोलिस फोर्स है वो भी 0 है। इतना आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो कोरियोलिस फोर्स होता है जब वो डेवलप होता है अर्थ के थ्रू, यानी अर्थ की रोटेशन के थ्रू, तो डिफ्लेक्शन का काम करता है। डिफ्लेक्शन का मतलब हो गया कि किसी चीज को चेंज, उसका बदलाव लाना, टर्न करना, कर्व करना। ठीक है, तो मैं ये कह रही हूँ प्लेन यहाँ पर उड़ रहा है तो इसकी एकदम डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये किसके थ्रू होती है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से। ये आपको ध्यान रखना है। एविएशन वाले सबसे ज्यादा कोरियोलिस फोर्स का यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारे ज्योग्राफर और साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि जो कोरियोलिस फोर्स है वो वेदर के पैटर्न में, यानी वेदर के फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हमारे जितने हुरिकेन और साइक्लोन्स बनते हैं वो भी इसकी हेल्प से बनते हैं, आपकी कोरियोलिस फोर्स की वजह से। और नेक्स्ट आता है हमारा जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम जो विंड्स है वो भी जो डेवलप उनकी फॉर्मेशन होती है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज आता है क्या, कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अर्थ में। कैसे, नंबर 1 कि ये वेदर पैटर्न यानी वेदर फिनोमिना बनने में हेल्पफुल करता है, विंड की डायरेक्शन को चेंज करने में, यानी विंड के लिए भी बड़ा हेल्पफुल है, और ओशनिक करंट की मूवमेंट को भी चेंज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एविएशन में भी इसका हेल्प होता है। जेट स्ट्रीम की वजह से भी कोरियोलिस फोर्स ही काम आता है, यानी कि जेट स्ट्रीम की फॉर्मेशन के लिए भी हमारा कोरियोलिस फोर्स ही काम आता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर हमारा कि जितने भी यूरिकेन्स डेवलप होते हैं अगर वो नदर्न हेमिस्फीयर में हो रहे हैं डेवलप, यानी वो बन रहे हैं, तो वहाँ पर जो कोरियोलिस फोर्स की वजह से वो कौन सी रोटेशन में घूमेगा, वो साइक्लोन, वो यूरिकेन एंटी क्लॉकवाइज। अगर साउथ में आएंगे तो क्लॉकवाइज घूमेगा हमारा यूरिकेन और साइक्लोन। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा कोरियोलिस फोर्स है उसी की वजह से जो नॉर्थ में हमारे यूरिकन और हमारे जो साइक्लोन डेवलप हो रहे हैं तो वो किस तरीके से रोटेट करेंगे, किस तरीके से घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। यानी घड़ी की सुइयां इस तरीके से घूमती है तो वो उल्टा घूमेंगे इस तरीके से, इसे काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं। और अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में आएंगे वर्ल्ड में तो हम देखेंगे यहाँ पर जितने भी आपके यूरिकॉन और साइक्लोन डेवलप हो रहे हैं वो कैसे होंगे, आपके क्लॉकवाइज, वो आपके क्लॉकवाइज घूमेंगे इस तरीके से। इतना आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि जो हमारा कोरियोलिस फोर्स है इसका इंपॉर्टेंस वेदर पे भी है, जेट स्ट्रीम के लिए भी है, एविएशन में भी है, और साथ में किसके लिए है, हमारी विंड की डायरेक्शन के लिए और हमारे ओशनिक करंट। आपके साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो कोरियोलिस फोर्स है वो किसी भी तरह का फिजिकल फोर्स नहीं है, वो एक्चुअल में फोर्स ही नहीं है, यानी कि वो कोई रियल फोर्स नहीं है, वो तो अर्थ की रोटेशन होती है इसलिए फोर्स प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि साइंटिस्ट का ये भी मानना है कोरियोलिस का इफेक्ट कब होता है, मूविंग ऑब्जेक्ट जब होता है, यानी कि तभी ये फोर्स प्रोड्यूस होगा। और जितनी ज्यादा मूवमेंट होगी, जितना ज्यादा रोटेशन की स्पीड इंक्रीज होगी उतना ज्यादा हमारा कोरियोलिस फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद आपको ये याद रखना है, और सरफेस जो रोटेट करती है वो सबसे ज्यादा फास्टर कहाँ पर करती है, इक्वेटर पे, और सबसे ज्यादा स्लो कहाँ रहता है, स्पीड उनका पोल्स के ऊपर। उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है जो कोरियोलिस फोर्स है वो जितना ज्यादा इंक्रीज होगा विंड की वेलोसिटी उतना ही तेज हो जाएगी। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट और जोग्राफर वो ये मानते हैं कि ये कोई एक्चुअल फोर्स नहीं है, कोई फिजिकल फोर्स नहीं है, और ये जो फोर्स है सिर्फ प्रोड्यूस होता है अर्थ की रोटेशन से। इसके बाद हमने ये पढ़ा कि जो जेट स्ट्रीम की जो फॉर्मेशन है वो किसके थ्रू होती है, हमारे कोरियोलिस फोर्स की वजह से। तो यहाँ पर हमारा ये भी कहना है कि जो मूवेबल ऑब्जेक्ट होते हैं, जो मोशन में रहते हैं, जो रोटेट करते हैं, वहीं पर कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो हमारा कोरियोलिस फोर्स है वो अप्लाई कहाँ पर होगा,
आपके मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ, जो ऑब्जेक्ट रोटेशन में है, और जिसके थ्रू क्या पैदा होगा, बहुत बड़ा डिफ्लेक्शन पैदा होगा। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जो कोरियोलिस फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करोगे, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका जो मास है और रोटेशन की जो स्पीड है, उसी से हम क्या एक्चुअल में कैलकुलेट कर सकते हैं, कोरियोलिस फोर्स का मैग्नीट्यूड। उसके बाद सभी को पता है कि जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, और उसमें कोरियोलिस फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि रोटेट कर रही है अर्थ। तो यहाँ पर जो कोरियोलिस फोर्स है वो एक्ट कैसे करेगा, साउथ डायरेक्शन में और नॉर्थ डायरेक्शन में। इतना आपको याद रखना है। अभी लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारे यूरिकेन और जो साइक्लोन्स है वो भी किससे बनते हैं, आपके कोरियोलिस फोर्स से। अब जो कोरियोलिस फोर्स है वो यूरिकेन अगर नदर्न हेमिस्फीयर में बना रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, ठीक है, यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक मतलब घड़ी की सुइयां जब उल्टी चलती है इस तरीके से, ठीक है। और अगर सदर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं, अगर वहां पर यूरिकेन और साइक्लोन डेवलप होते हैं तो वो घड़ी की सुइयों की तरह घूमेंगे, यानी वो क्लॉकवाइज ही रन करेंगे। इतना आपको ध्यान देना है। यहां तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट है जो हमारा कोरियोलिस फोर्स है वो हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में भी है और सदर्न हेमिस्फीयर में भी है। जब वो डिफ्लेक्शन पैदा करता है नदन में, अगर वो नदन में डिफ्लेक्शन पैदा कर रहा है तो मूवमेंट रहेगी राइट साइड में, और अगर वो सदर्न हेमिस्फीयर में है, अगर वो डिफ्लेक्शन पैदा कर रहा है यानी डिफ्लेक्शन हो रहा है, स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन, तो वो लेफ्ट साइड में होगी। इतना आपको सिर्फ याद रखना है। और फाइनली आपको ये भी याद रखना है कि जो हमारा कोरियोलिस फोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है वेदर सिस्टम के और हमारे यूरिकन डेवलपमेंट के, साइक्लोन के, जेट स्ट्रीम के। ये साइड बाय साइड आपको याद रखना है। दैट्स क्लियर। आई थिंक सो कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, और ये एक नॉलेजेबल वीडियो है और इसमें हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है कोरियोलिस फोर्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।